हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द जॉइंट एकेडमी। हम पढ़ रहे थे हमारा टॉपिक एसिड एंड बेसिस। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि एरीनेस कंसेप्ट क्या था एसिड और बेसिस का और उसकी लिमिटेशंस क्या थी। उसी की लिमिटेशंस पे बेस्ड हुआ हमारा नया टॉपिक या नया थ्योरी जिसका नाम है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। अब ब्रॉन्स्टेड ने क्या किया, उन्होंने देखा, ब्रॉन्स्टेड और लॉरी दोनों अलग साइंटिस्ट हैं, तो इन्होंने क्या किया, इंडिपेंडेंटली सेम ही थ्योरी दी थी जिसमें उन्होंने ये देखा कि हमारे जो एरीनस थे उन्होंने क्या बोल दिया था कि जब हमारा प्रोटॉन डोनेट कर रहा है हमारा एसिड या हमारा बेस एक्सेप्ट कर रहा है OH माइनस, उनको उन्होंने कहाँ कंसिडर किया, एक्वस सोल्यूशन में। इन्होंने क्या किया, इसी एक्वस चीज को हटा दी और सेम चीज रखी विद जस्ट वन चेंज। जहां पर उन्होंने OH माइनस यूज किया था हमारे एरीनस ने कि बेस हमेशा OH माइनस रिलीज करता है, इन्होंने बोला कि बेस हमेशा OH माइनस की जगह H प्लस एक्सेप्ट करता है। तो इसी चीज को एक बार फिर से ध्यान से देख लेते हैं हमारे डेफिनेशन के साथ। फर्स्टली इन्होंने एसिड के लिए ये बोला कि इट इज अ सब्सटेंस और मॉलिक्यूल which has a tendency to donate a proton to any other substances। यानी इन्होंने भी सेम चीज बोली, बस इन्होंने aqueous medium का जिक्र नहीं किया। He did not tell that aqueous medium is required. He just gave that any substance which has a tendency to donate a proton। अब ये प्रोटॉन H प्लस ही है, वहां पे भी H प्लस ही पढ़ रहे थे, इन्होंने उस चीज को क्या बोल दिया, प्रोटॉन बोल दिया कि इट हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट अ प्रोटॉन टू एनी अदर सब्सटेंसेस। इन्होंने ये नहीं बोला कि ये जो H प्लस निकल रहा है वो H प्लस का एक खुद का एग्जिस्टेंस होगा। तो यहाँ पर वो दूसरा वाला जो लिमिटेशन था वो भी इन्होंने मिटा लिया। इन्होंने बोला कि ये डोनेट करता है H प्लस किसको, टू एनी अदर सब्सटेंसेस, यानी जो दूसरा सब्सटेंस इसके साथ प्रेजेंट होगा ये उसको अपना प्रोटॉन दे देते हैं। एंड दैट्स जस्ट हाउ एन एसिड वर्क्स। इन्होंने बहुत सिंपली उसी चीज को समझा दिया कि एसिड का काम है प्रोटॉन डोनेट करना, किसको, दूसरे सब्सटेंस को, कहां पर, एनी मीडियम। इन्होंने मीडियम का जिक्र नहीं किया। उसी हिसाब से इन्होंने बेस को भी बोला, जहां पे बेस इज अ सब्सटेंस which has a tendency to accept a proton। ये क्या करता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, किससे करता है, फ्रॉम एनी अदर सब्सटेंस। समझे? इसी चीज को थोड़ा एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो जल्दी समझ आएगा। जैसे कि मैंने यहां लिखा है, जब मैं एसिड बोल रही हूं तो सपोज मैंने बोला कि ये मेरा एक सब्सटेंस है HA और उसके साथ है X माइनस एक सब्सटेंस है। इन दोनों का मीडियम डिफाइन नहीं है, इन्होंने बस बोला कि HA और X माइनस साथ है, और जब ये रिएक्ट कर रहे हैं तो यहां से जो H प्लस है ये टूट के X माइनस के पास चले जा रहा है क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो इट हैज अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन और दिस हैज अ टेंडेंसी टू लूज प्रोटॉन। तो मेरा A जो है वो लूज कर रहा है और X मेरा एक्सेप्ट कर रहा है। सिंस X इज एक्सेप्टिंग द प्रोटॉन, this would be a base, and since my A is releasing proton, it would act as an acid। फिर से देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पर X माइनस का काम है इस H को ले लेना, वो बहुत खुशी खुशी ले रहा है, इसीलिए ये जो है यही मेरा बेस होगा, इट हैज अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन। और जो मेरा A है, A माइनस जो आगे जाके बनता है, ये पूरा सब्सटेंस मेरा एक एसिड है। सिर्फ A माइनस को नहीं बोलेंगे एसिड, इस पूरे को एसिड बोलेंगे क्योंकि इस पूरे ने ही अपना H दिया। उसके बाद यहाँ पर एक चीज होती है जो हम थोड़ी देर में आगे पढ़ेंगे कि अगर मैं बोलूं मेरी रिएक्शन ऐसे नहीं जाकर वापस डायरेक्शन में है, या ये अगर एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन होती तो क्या होता, उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस, आगे समझेंगे उस चीज को। अभी के लिए आपको याद रखना है ये पूरा सब्सटेंस
जो H+ रिलीज कर रहा है इसी को एसिड बोला, और ये पूरा सब्सटेंस जो H+ एक्सेप्ट कर रहा है उसको हमने बेस बोला। तो यहाँ पर प्रोटॉन का लेना देना हो रहा है, द प्रोटॉन इज गेटिंग ट्रांसफर्ड, दैट इज वाई दिस थियोरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज द प्रोटॉन ट्रांसफर थियोरी। इसी थियोरी का दूसरा नाम है प्रोटॉन ट्रांसफर थियोरी। तो एसिड बेस रिएक्शन involves a transfer of protein and hence they are known as proton transfer theory। तो प्रोटॉन ट्रांसफर थियोरी में उन्होंने ये बोला कि अगर कोई सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को H+ दे रहा है तो वो एसिड है, अगर वो दूसरा सब्सटेंस H+ ले रहा है तो वो बेस है। तो इतना था एसिड बेस क्या है। इसी चीज को उन्होंने और क्या क्या एक्सप्लेन किया इसमें, उसको देख लेते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले एक्सप्लेन किया कि हमारा जो भी रिएक्शन है उसमें एक एसिड और बेस का होना जरूरी है, यानी जो एक एसिड अगर प्रेजेंट है तो उसके साथ उसका दूसरा वाला बेस होना बहुत जरूरी है। वो क्यों? क्योंकि एसिड अपना H+ तभी दे सकता है जब दूसरे वाले को नीड हो। अगर दूसरे वाले की नीड ही नहीं है तो वो एसिड तो ऐसे का ऐसे ही पड़ा रहा, वो अपना H+ दे ही नहीं पाया तो वो एसिडिक कैसे हुआ। इसलिए इन्होंने बताया एसिड पेयर का कॉन्सेप्ट, एसिड बेस पेयर का कंसेप्ट, जहां से आया हमारा कंजुगेट एसिड बेस का कॉन्सेप्ट। उसको क्या कहते हैं उसको समझ लेते हैं एक बार। हमारे नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं कि कंजुगेट एसिड या कंजुगेट बेस किसे कहा गया। अच्छा, प्रीवियसली मैंने आपको ये बोला कि जब भी हमारा एसिड अगर उसको अपनी एसिडिक नेचर दिखानी है तो उसके साथ एक दूसरा बेस का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक बेस की डिमांड नहीं आती कि मुझे H+ चाहिए तब तक प्रोटॉन हमारा यहाँ से प्रोटॉन, तब तक एसिड हमारे यहाँ से प्रोटॉन नहीं दे पाएगा। अगर डिमांड ही नहीं है तो यहाँ से सप्लाई क्यों होगा, है ना। तो उसी हिसाब से एसिड और बेस का साथ होना बहुत जरूरी है। जब एसिड और बेस दोनों साथ होते हैं तभी उनका नेचर क्लियरली पता चलता है। तभी हमें पता चलता है कि कोई अगर डोनेट कर रहा है तो वो एसिड है और कोई अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो वो बेस है। इसी की वजह से हमने देखा कि रिलेटिव एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ का भी कंसेप्ट आता है। वो क्या है वो मैं आगे पढ़ाऊंगी, पर अभी हम समझते हैं कि कंजुगेट एसिड बेस क्या चीज है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक रिएक्शन लिखी है सिंपल सी, HCl plus water which is giving us hydronium ion and a chloride ion। अब हो क्या रहा है, मैंने यहाँ पे देखा रिएक्शन से कि मेरा HCl H2O को एक H+ दे रहा है, HCl H2O को H+ दे रहा है और क्या बना रहा है, ये दोनों मिलके बना रहे हैं हाइड्रोनियम आयन। अब जब उसने H+ दे दिया तो बाहर क्या आ गया, Cl- रह गया। ठीक है, तो दिस इज लेफ्ट। यहां से मुझे क्या पता चला, जिसने मेरा प्रोटॉन डोनेट किया वो एक एसिड है, मैं एसिड को A से रिप्रेजेंट कर रही हूं। जिसने मेरा प्रोटॉन एक्सेप्ट किया वो मेरा बेस है। तो ये मेरा एसिड हो गया और ये मेरा बेस हो गया, कहानी खत्म हो गई, इतना ये बन गया। अब आप देख पा रहे होगे यहाँ मैंने इक्विलिब्रियम का साइन डाला है, यानी रिएक्शन कैन मूव बैकवर्ड टू। अगर मैं इस पार्ट के लिए बोलूं कि मेरा H3O+ क्या कर रहा है, Cl- को एक प्रोटॉन दे रहा है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो दिस कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन इजीली, यस। तो ये क्या कर रहा है, मेरा H3O+ H+ दे रहा है मेरे Cl- को, तो क्या बन रहा है, H+Cl- बना रहे हैं मेरे HCl को, और H3O में से जब निकल गया प्रोटॉन तो वो बन जा रहा है क्या, वाटर। H3O+ ने HCl को दिया प्रोटॉन, HCl बना, H3O+ खुद वाटर बना। जब इसने प्रोटॉन डोनेट किया तब ये क्या बन गया, इसने बना लिया अपने आप को एक एसिड, और जो Cl- है वो क्या बन गया, एक बेस। क्लियर। फॉरवर्ड रिएक्शन में ये एसिड था, ये बेस था, बैकवर्ड रिएक्शन में ये एसिड है और ये एक बेस है। अगर आपको मैं यही चीज यहां लिखने बोलूंगी तो आप बोलोगे ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक एसिड है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक बेस है। उसी हिसाब से H3O+ एक बैकवर्ड रिएक्शन के लिए एसिड है
और Cl माइनस बैकवर्ड रिएक्शन के लिए एक बेस है। ठीक है, इतना हुआ कॉन्सेप्ट। इसके बाद समझना ये जरूरी है कि HCl में और Cl माइनस में क्या रिलेशन रह गया। HCl में और Cl माइनस में क्या रिलेशन है? एक H प्लस का ही तो डिफरेंस है। जब मैं HCl में से एक H प्लस निकाल दे रही हूं तभी वो मेरा Cl माइनस दे रहा है। इसलिए मेरे एसिड का ये Cl माइनस एक कंजुगेट बेस है। मेरा HCl का Cl माइनस एक कंजुगेट बेस है, तो मैं बोलूंगी Cl माइनस इज कॉन्जुगेट बेस टू HCl, यानी इस एसिड का जो बेस है उसको ही हम कंजुगेट बेस बोलते हैं। सिमिलरली ये जो वाटर है इसमें जब H प्लस आ रहा था तभी तो ये H3O प्लस बना, तो बेस ने एक्सेप्ट करके इसको एसिडिक बना दिया। तो क्या हुआ, मेरे वाटर का कंजुगेट एसिड ही तो हाइड्रोनियम आयन है। इसलिए मैं इसे बोलूंगी कि दिस इज अ कंजुगेट एसिड टू माय बेस H2O, यानी मेरे वाटर का H3O प्लस एक कंजुगेट एसिड है। और यही एसिड बेस पेयर ही हमें बताते हैं कि रिएक्शन में इनके प्रेजेंस से ही हमारी प्रोटॉन ट्रांसफर हो पा रही है और हमारी रिएक्शन हो पा रही है। तो हमारी एसिड बेस प्रॉपर्टी प्रोटॉन ट्रांसफर के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि H प्लस और OH माइनस पे। तो उसने पता चला कि हमारा एसिड और बेस दोनों का होना जरूरी है और इनके पेयर को ही कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस बोलते हैं। यानी एक एसिड और बेस, ये A1 देगा B1 और B2 देगा A2, इनका पेयर ही कंजुगेट एसिड बेस का पेयर बनाता है। तो रिएक्शन में हमेशा कंजुगेट एसिड बेस पेयर ही बनते हैं। तो इतना था कंजुगेट एसिड बेस समझना। इसी को थोड़ा और क्लियरली आप समझोगे तब जब आप डिफरेंट एसिड बेस के लिए कंजुगेट एसिड बेस बनाओगे, तो उससे हमें ये पता चलेगा कि जब हमारा वीक, अगर मैं बोलूं कि ये मेरा एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर मैं बोलूं ये मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो जो इसका कंजुगेट बनेगा वो एक वीक बेस बनेगा। अगर मैं बोलूं कि ये मेरा वीक बेस है, तो जो इसका कंजुगेट बनेगा वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा। अगर आप इसका पीके स्टडी करोगे तब भी आपको पता चलेगा कि H3O प्लस बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। इसी चीज को भी प्रूव की हमारे ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट ने, जहां से हमें पता चला कि कंजुगेट हमेशा ऑपोजिट नेचर के होते हैं। कुछ ऐसा समझ लो कि कंजुगेट हमेशा सप्लीमेंट्री नेचर के होते हैं, मतलब जो यहाँ कम हो गया वो यहाँ ज्यादा हो जाएगा, अगर यहाँ कम हो गया तो यहाँ ज्यादा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड था इसलिए वीक बेस बना, अगर वीक बेस था तो स्ट्रॉन्ग एसिड बना। सिमिलरली अगर मैं बोलूंगी कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो यहाँ वीक एसिड बनेगा, और यहाँ अगर वीक एसिड होता तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस बनता। तो कंजुगेट एसिड बेस आए वो आपको समझ आ गया होगा कि कंजुगेट हमेशा तब बनता है जब आप उसमें से एक H प्लस हटा दो। अगर आप H प्लस हटा रहे हो तो वो कंजुगेट बेस बना, अगर आप H प्लस जोड़ रहे हो तो वो कंजुगेट एसिड बनेगा। तो इतना था हमारा कंजुगेट एसिड बेस पेयर। कंजुगेट एसिड बेस पेयर इतना ज्यादा हमारे हेल्पफुल हुआ कि हम लोग इसी के रिलेशन में बहुत सारी चीजें समझा पाए। तो जैसे मैंने आपको बोला कि अरीनस ने सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था हमारे सब्सटेंसेस को, जिसमें उसने बोला कि एक या तो एसिडिक होगा या तो बेस होगा, इसके बीच में कोई और चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती। कंजुगेट एसिड बेस थ्योरी ने हमें ये बताया कि ये सॉल्वेंट पे डिपेंड कर सकती है, यानी हम किस चीज को उसके साथ ले रहे हैं। अगर हमारा एसिड है तो उसके साथ हमने क्या लिया, अगर हमारा बेस है तो उसके साथ हमने क्या लिया, उनके नेचर पे हमारा डिपेंड कर सकता है कि एसिड बेस का क्या बन रहा है और कौन एसिड की जैसे काम कर रहा है और कौन बेस की तरह, यानी रिलेटिव एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ। इसी से एक और कॉन्सेप्ट आया जिसका नाम है एम्फोटेरिक या एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट। तो वो क्या है हम देख लेते हैं। हमारा ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस थ्योरी था,
उसने हमें कंजुगेट एसिड बेस पेयर के बारे में बता दिया। उसने हमें ये बताया कि जब हमारे एसिड को आयनाइज होना है देन इट नीड्स अ बेस प्रेजेंट इन द नेक्स्ट रिएक्टेंट, यानी जो दूसरा रिएक्टेंट उसके साथ होगा उसको बेस होना जरूरी है, तभी हमारा एसिड आयनाइज हो रहा है। सिमिलरली बेस के लिए अगर उसको आयनाइज होना है तो हमारा दूसरा वाला सब्सटेंस एसिडिक होना जरूरी है। इसी चीज का जब हम लोगों ने स्टडी किया तब हमने देखा कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे थे जो दोनों नेचर दिखा पा रहे थे। डिपेंड करता है कि उनके सामने क्या है। मतलब अगर उसके सामने एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसको एसिडिक नेचर दिखाना है तब वो बेस की तरह बिहेव कर रहे थे, पर अगर उनके सामने कोई स्ट्रॉन्ग बेस है तब वो एसिड की तरह बिहेव कर रहे थे और उनको अपना प्रोटॉन दे रहे थे। इसी चीज को ही एम्फीप्रोटिक या एम्फोटेरिक सब्सटेंस या एम्फोटेरिक नेचर कहा गया। तो बहुत सारे ऐसे ऑक्साइड्स हैं और डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं जहां हमने देखा कि ये नेचर बहुत इजीली अवेलेबल है। इसी नेचर की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। इट इज दैट सब्सटेंस दैट कैन शो एसिडिक नेचर as well as basic nature based on the other substance nature, यानी जो दूसरा सब्सटेंस उसके साथ है उसके नेचर पे डिपेंड करता है इसका एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ। यानी ये एसिड जैसे बिहेव करेगा वो भी डिपेंड करता है कि दूसरे वाले को क्या चाहिए। अगर इसको बेसिक नेचर बनना है तो तब वो देखेगा दूसरे वाला उतना पोटेंशियल है कि नहीं उसके पास कि वो दे सके। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा वाटर। वाटर को अगर मैं आपको बोलूं कि वाटर एसिड है या बेसिस, आप बताओ, तो आप नहीं बता सकते बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ अदर सब्सटेंस। कैसे? एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे लिया एसिटिक एसिड एंड आई हैव डिसॉल्व्ड इट इन वाटर। मैंने सॉल्वेंट ले लिया वाटर को। तो अब मुझे देखना है कि इसकी रिएक्शन में क्या हो रहा है। वाटर H प्लस एक्सेप्ट करके H3O प्लस बना देता है और CH3COH में से एक H जब निकल जाता है इट लीव्स अ नेगेटिव चार्ज ओवर इट। तो इससे मुझे क्या पता चला? दिस इज अ प्रोटॉन डोनर, हेंस इट इज एन एसिड, एंड वाटर इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर, हेंस इट इज अ बेस। अगर मैं इसकी कंजुगेट एसिड बेस पूछूं तो आप बता पाओगे? आई होप आप बता पाओगे, बिकॉज ये अगर मेरा एसिड है तो जो इसके साथ बन रहा है वो उसका क्या हो गया? कंजुगेट बेस। जो मेरा बेस है उसका कंजुगेट ये बन गया एसिड। ऑलराइट, तो ये बन गए एसिड बेस पेयर और कंजुगेट एसिड बेस पेयर। तो क्या हो रहा था? वाटर मेरा यहाँ पे कैसे नेचर का शो किया? बेसिक नेचर का। उसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया। ये था वाटर का बेसिक नेचर। अगर मैं इसी रिएक्शन में CH3COH की जगह NH3 लगाऊं, यानी मेरा अमोनिया का मॉलिक्यूल ले लूं। जब मैंने अमोनिया के मॉलिक्यूल के साथ इसकी रिएक्शन की तब मुझे कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट निकलकर आया एक्वस में, NH4OH। NH4OH is an ionic compound which breaks into NH4 plus and OH minus, अगर आपको पता हो तो ये चीज मैंने देखी मेरे सोल्यूशन में प्रेजेंट थी। तो ये कैसे आया? थोड़ा सा सोचिए। इसमें क्या हो रहा है? मेरा वाटर डोनेट कर रहा है प्रोटॉन्स टू द NH3। ध्यान से देखो, NH3 से क्या बन गया? NH4 पॉजिटिव बन गया, यानी एक इसमें प्रोटॉन की कंसेंट्रेशन बढ़ गई और मेरा OH यहां H2O यहां से प्रोटॉन लूज करके क्या बन गया? OH माइनस। तो मेरा प्रोटॉन डोनर हो गया मेरा एसिड, या मेरा वाटर ही मेरा हो गया एसिड, और जो मेरा प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है दैट इज माय बेस। दिस इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर एंड हेंस इट इज अ बेस। अगर मैं इसका कंजुगेट एसिड बेस पूछूं आपको तो मेरा एसिड का कंजुगेट बेस हो गया ये, दिस इज माय कॉन्जुगेट बेस OH माइनस। और अगर NH3 का कंजुगेट एसिड पूछूं तो NH4 प्लस। तो बस एक H प्लस का डिफरेंस होता है, जैसे आप एक H प्लस निकाल देते हैं तो उसका कंजुगेट आपको मिल जाता है। तो इसी से आपने अगर देखा कि वाटर यहाँ पर H प्लस डोनेट कर रहा है, यानी उसकी एक एसिडिक नेचर आ गई, जबकि यहाँ तो वो एक्सेप्ट कर रहा था।
तो इससे हमें पता चला द वाटर कैन शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू व्हाट इज प्रेजेंट विद इट। यानी अगर बेस है, कौन सा बेस? अच्छा बेस होना चाहिए, ऐसे कोई भी बेस नहीं। अगर अच्छा बेस प्रेजेंट है तभी वो क्या कर सकता है, एसिडिक नेचर शो कर सकता है। अगर कोई अच्छा एसिड हो तो उसके साथ वो बेसिक नेचर शो कर सकता है। हेंस वाटर इज नोन एज एन एम्फोटेरिक सॉल्वेंट, एज एन एम्फोटेरिक सॉल्वेंट। तो मैं क्या बोलूंगी, वाटर मेरा एम्फोटेरिक या एम्फीप्रोटिक नेचर का होता है। तो ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हुआ हमारे दूसरे एसिड बेसिस की नेचर को स्टडी करने के लिए या उनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ्स को निकालने के लिए, जहां हमने कंपेयर किया कि एक एसिड को मैं दूसरे के रिस्पेक्ट में एसिड बोलूं या बेस बोलूं। अगर मैं किसी और का नेचर देख रही हूं तो वो भी एसिड है या बेस है। जनरली मेटल ऑक्साइड्स में ये चीज बहुत देखी गई, क्योंकि कई मेटल ऑक्साइड्स ऐसे एम्फोटेरिक नेचर के भी मिले। जनरली उनको बेसिक नेचर का बोला जाता है, बट उनके नेचर में कुछ ऐसे चेंजेस भी पाए गए। उन्हीं सब नेचर को हमने स्टडी किया विद द हेल्प ऑफ दिस कंसेप्ट और विद द ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट। तो उस चीज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं कि हमने कैसे पढ़ा रिलेटिव एसिड एंड बेसिक स्ट्रेंथ को, और हमने कैसे जाना कि सॉल्वेंट का इफेक्ट भी अफेक्ट कर रहा है। अभी तक ब्रोंस्टेड और लॉरी ने कहीं सॉल्वेंट का इफेक्ट नहीं बताया था। उन्होंने सिर्फ बोला था कि प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, इसीलिए उन्होंने एरिनस को रॉन्ग प्रूफ करके दिखा दिया। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि OH- की नीड नहीं होती, प्रोटॉन की नीड होती है, लेकिन प्रोटॉन कभी डिसोशिएट नहीं होता। प्रोटॉन इज ट्रांसफर टू सम अदर सब्सटेंसेस। ये जो अदर सब्सटेंस को ट्रांसफर हो रहा है, इसी को हमने बोला कंजुगेट एसिड। अगर वो दूसरा सब्सटेंस निकाल चुका है तो उसको हम बोलेंगे कंजुगेट बेस। तो कंजुगेट एसिड बेस क्या चीज है, हमने उसको भी जाना। फिर हमने देखा कि एम्फोटेरिक नेचर क्या है। तो दैट वाज ऑल फॉर दिस क्लास। नेक्स्ट लेक्चर में हम देख लेते हैं कि रिलेटिव एसिड बेस स्ट्रेंथ क्या चीज है, और फिर उसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स आए या नहीं, जिसकी वजह से हमारे आगे के कंसेप्ट्स कैसे बने। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। थैंक यू।